हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13 कवर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं। पहला वीडियो हमारा फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स है क्या, कैसे जेनेसिस हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, क्या क्या फीचर्स हैं, इसके ऊपर 50 से 55 मिनट का एक वीडियो था, वो हम लोग ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 को डिस्कस किया था, दैट वाज आर्टिकल 12, दैट वाज डीलिंग विद द स्टेट। उसको भी काफ़ी हम लोगों ने एलेबोरेटली डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आर्टिकल 13 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आर्टिकल 13 एक्चुअली 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 13 लॉ का डेफिनेशन, व्हाट इज दिस लॉ, ठीक है, ये आपको बताएगा। अब जरूरत क्यों है, अगेन सवाल आपको पूछना चाहिए, अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर्टिकल 12 में आप लोगों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो स्टेट का मीनिंग हमने समझा कि स्टेट की डेफिनेशन की जरूरत क्या थी। अब यहां भी ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए कि आर्टिकल 13 में आप बताने जा रहे हो कि व्हाट इज दिस लॉ। सो लॉ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना, असेंबली जो पास करती है या पार्लियामेंट जो पास करती है, दैट इज कॉल्ड लॉ, ठीक है। तो यहां आर्टिकल 13 में डिफाइन करने की क्या जरूरत है लॉ, ठीक है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 13 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है। तो पहला ये लॉ को डिफाइन करेगा, व्हाट इज दिस लॉ, ठीक है। देन इट विल बी नोन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ऑल्दो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली नहीं मेंशन है, बट आई लेट यू नो कि आर्टिकल 13 से जुडिशियल रिव्यू का फीचर, ठीक है, आई होप यू ऑलरेडी वुड बी नोइंग कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से कैसे फ्लो होता है वो भी हम लोग देखेंगे। देन आर्टिकल 13 इज ऑल्सो नोन फॉर डॉक्ट्राइन, फ्यू डॉक्ट्रिन्स, 2 डॉक्ट्रिन्स के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। तो 4 चीजें हम लोगों ने जानी, डॉक्ट्रिन ऑफ 2 डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी आप बोल सकते हो। तो पहली चीज ये 2 डॉक्ट्रिन, देन दूसरी चीज व्हाट इज दिस लॉ, एंड देन तीसरी चीज जो है आपकी जुडिशियल रिव्यू का फीचर आर्टिकल 13 से कैसे फ्लो होता है। आर्टिकल 13 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आर्टिकल 13 के 4 क्लाउजेज है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ग्रैब दिस पेन एंड देन आई विल बी डिफाइनिंग, ठीक है। सो आर्टिकल 13 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू हैव दिस आर्टिकल 13 और ये जो 1, 2, 3, 4 है इसके सब क्लाउजेज और क्लाउजेज यू कैन सी। तो फर्स्ट क्लाउज बोलता है, पहले एक बार आर्टिकल 13 को ब्रॉडली समझ लेते हैं एंड देन विल बी गेटिंग इनटू द डिटेल्स। फर्स्ट क्लाउज कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी और टू बी अल्ट्रा वायर्स। इसका मीनिंग क्या है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब कमेंस हो रहा था तो उस टाइम बहुत सारे लॉ थे 1935 एक्ट के तहत, और पिछले भी एक्ट्स बहुत सारे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, राइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ रहा था तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो राइट्स नहीं देना चाहते थे। राइट्स कुछ ऐसे हो सकते थे जो कि ऑपरेसिव होते, कुछ राइट्स ऐसे हो सकते थे जो कि डिस्क्रिमिनेटरी होते। और फंडामेंटल राइट्स जब आगे आने वाले वीडियोज़ में, आगे वाले आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फिर कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कुछ ग्राउंड्स पे जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ठीक है, तो इन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात करता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स लॉ बना रहे हैं या उनके लॉज जब अगर फोर्स में आते, बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, डज नॉट मैटर कि कितना डिस्क्रिमिनेशन उस लॉ की वजह से सिटीजन्स के साथ, तो ऐसी कुछ चीज़ें, जो भी ऐसे लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे जो कि ऑपरेसिव हो सकते थे, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते थे, आर्टिकल 13(1) कहने जा रहा है कि ऑल दोज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। कौन से फंडामेंटल राइट्स? जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग आगे आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया, इंडियन सिटीजन्स को दिया। तो कोई भी ऐसा लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज सेइंग कि कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सटेंडिंग फ्रॉम आर्टिकल 14, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं, ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है, बट मेनली प्राइमरीली जो फंडामेंटल राइट्स है वो 12 से 35 में नहीं है। 12 ने क्या डिफाइन किया, स्टेट। आर्टिकल 13 ने क्या डिफाइन कर रही है कि लॉज वगैरह क्या है, जनरल चीजें। सिमिलरली जो जब राइट्स की बात आती है ना, तो प्राइमरीली जो कोर राइट्स है फंडामेंटल राइट्स में वो 12 से 32 तक ही हैं। उससे आगे और उससे पीछे 14 से आपके 32 तक है, ठीक है। 12 और 13 की कुछ और चीज़ों, जनरल चीज़ों के साथ डील करता है, एंड 33, 34, 35 जो है
कुछ अगेन जनरल चीजों के साथ डील करता है, ठीक है। तो ऑल दोज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स टू बी अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वॉइड आप कह सकते हो। देन 13(2) किस चीज के साथ डील कर रहा है? 13(2) कहता है कि इट प्रिवेंट्स लेजिस्लेचर्स फ्रॉम इनेक्टिंग एनी लॉ दैट मे बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। तो ये फ्यूचर लॉज की बात कर रहा है, इसने पास्ट लॉज की बात की। 13(1) टॉक्स अबाउट पास्ट लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे 1935 एक्ट के तहत या किसी और एक्ट के तहत, ठीक है। तो वो जो पहले से आ रहे थे लॉज, उसको भी एक पैरामीटर पे कुछ पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या होंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में आप जानोगे आगे आने वाली स्लाइड में। तो वो अगर वायलेट करते हैं फंडामेंटल लॉ तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी ऑल दोज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, दोज विल बी नल एंड वॉइड। एंड 13(2) बात करता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में आफ्टर 1950 अगेन जो पार्लियामेंट है या असेंबली भी है, ये कोई ऐसा लॉ नहीं पास करेगी जो कि इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ पास करती है देन अगेन सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट्स जुडिशरी विल कम टू द रेस्क्यू एंड जुडिशरी विल हैव पावर टू स्ट्राइक इट डाउन। हालांकि ये जुडिशरी का ये वाला पावर जो है कि जुडिशरी विल हैव पावर टू स्ट्राइक इट डाउन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है पार्लियामेंट के किसी लॉ बनाने से। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, बट अगेन आप देखोगे कि इन्हीं दो इससे सब क्लाउजेस है जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू वाला जो फीचर है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का फीचर इस्तेमाल करके जुडिशरी क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू के फीचर का इस्तेमाल करके जुडिशरी जो लॉ जो ये लेजिस्लेचर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है व्हाट इज दिस लेजिस्लेचर आपकी समझ में ना रहा हो, बट लेट मी टेल यू लेजिस्लेचर इज नथिंग बट पार्लियामेंट एंड द असेंबली एट द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड द असेंबली जो आपके एमएलएज चुन के आते हैं, सारे एमएलएज कलेक्टिवली और एमएलसीज जिन भी स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, एमएलसीज एंड एमएलएज collectively is called part of legislature. Similarly, at the central level, you have collectively all the members of parliament, that is members of Lok Sabha and member of Rajya Sabha, collectively is called legislature at the central level. So, it prevents legislature from enacting any law inconsistent with the fundamental right. Article 13(3) will be defining what is this law and then Article 13(4) जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैडम गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका कैसे इवोल्यूशन, ये कैसे आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 13 जिसके 4 क्लाउज है और ब्रॉडली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इन क्लाउजेस को एक बार अगेन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑल्दो इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल बट थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सपेंड करके डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका 13(1). मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 13(1) किस चीज के साथ डील करता है। इट डील्स विद इनकंसिस्टेंसीज of the fundamental rights in the pre-constitutional laws, ठीक है। all laws inconsistent with the fundament, all laws जब कह रहे हैं कौन से laws? pre-constitutional laws. all pre-constitutional laws inconsistent with the fundamental right shall be null and void. अब ये डिसाइड कौन करेगा? जो सवाल जो मैंने पहले उठाया था पिछले वाली स्लाइड पे कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा या नहीं? कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होनी चाहिए। तो क्या ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी या एग्जीक्यूटिव दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड करेगी? सो सी लेजिस्लेचर डिसाइड, क्योंकि किसी लेजिस्लेचर ने ही ये लॉज बनाया है। एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हमेशा फंडामेंटल राइट्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हमेशा सस्पिशियस नजरों से देखा गया। सस्पिशियस क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ डे इट इज दीज पीपल व्हिच मेक्स द लॉज। और सभी की एक टेंडेंसी, किसी भी स्टेट की एंटिटी की एक टेंडेंसी होती है कि पावर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कॉन्सेंट्रेट रहे, ठीक है। तो लेजिस्लेचर जिसके पास लॉ मेकिंग की पावर है, एग्जीक्यूटिव जिसके पास ये लॉज अगेन ड्राफ्ट करने की पावर है, ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली प्रोटेक्ट, हालांकि उनसे एक्सपेक्ट किया गया, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा ये इस टेंडेंसी मतलब अपने प्रोएक्टिवली आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस वाज द जॉब दैट वाज एक्सपेक्टेड कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का प्राइमरी काम जो है वो जुडिशरी का। हालांकि लेजिस्लेचर से एक्सपेक्ट किया गया कि भाई आप लॉज ऐसे बनाओ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। नेगेटिव कॉन्सेप्ट, लेट अस, आप ऐसे लॉज बनाओ जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। आपकी टेंडेंसी है, आपका नेचर है। सांप का नेचर क्या होता है?
जहर फैलाना, ठीक है। लेकिन सांप से ही बोला जा रहा है, अगेन आई एम ड्रॉइंग अ फॉल्स इक्विवेलेंस, ठीक है, आई शुड नॉट बी गेटिंग इनटू दैट, ठीक है। सो प्राइमरीली जो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स के स्कॉलर्स ने एक डाउट की तरह से, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तरफ एक डाउट की तरफ से देखा, एंड फाइनली दिस जॉब ऑफ डिसाइडिंग वेदर एनी लॉज मेड बाय पास्ड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर विल बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट, राइट, उसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो जुडिशरी को दी गई कि हे जुडिशरी यू डिसाइड। बट कॉन्स्टिट्यूशन में, अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, इट इज जस्ट कि जैसे ही आप बोलते हो कि इट शैल बी नल एंड वॉइड, ये ऑटोमेटिकली जुडिशरी पे एक ड्यूटी डाल देता है कि भाई जुडिशरी ये आपका काम है, ठीक है। तो यहां से आर्टिकल 13(1) एंड आर्टिकल 13(2) से आप देखोगे कि जुडिशियल रिव्यू, सो अगर सवाल आता है कि जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोज फ्रॉम, या जुडिशियल रिव्यू क्या डायरेक्टली मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, योर आंसर वुड बी नो, एंड जुडिशियल रिव्यूज फ्लोज फ्रॉम, देन योर आंसर शुड बी आर्टिकल 13, ठीक है। सो हु विल डिसाइड वेदर एनी लॉ इन द क्वेश्चन इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट, सो ऑफ कोर्स जुडिशरी, यहां से स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू फ्लो होता है। द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज nowhere mentioned in the Indian Constitution and directly, but the power of judicial reviews flows from Article 13. So this was about Article 13(1) and यहीं से जैसे ही आप कहते हो कि pre-constitutional law deals with inconsistencies, so यहाँ से दो डॉक्ट्रिन फ्लो होते हैं। कैसे जुडिशरी जो है क्या टूल्स का इस्तेमाल करेगी टू डिसाइड कि वेदर अ फंडामेंटल राइट इज वेदर अ प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट। तो यहाँ से दो टूल्स इवॉल्व हुए जो कि जुडिशरी ने खुद इवॉल्व किए, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी आप ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हो, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अगर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा तो ये आर्टिकल 13 का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑल्दो इट डज हैव इंपॉर्टेंस फॉर द मेंस, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। हालांकि कंटेंट का मैं थोड़ा सा व्यू आपको दे देता हूँ, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, है ना, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, ये कंटेंट है। इसी कंटेंट को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे, या फिर मैं एक दूसरा वीडियो इसके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये है आपके दो डॉक्ट्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(2) यहां से मिसिंग है, राइट। 13(1) हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 13(2) का मिसिंग है। 13(2) को वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। 13(2) जो है आपका आर्टिकल, एक स्लाइड मिसिंग होगी। 13(2) फाइनली जैसा कि मैंने बताया ये प्रिवेंट करता है लेजिस्लेचर, ये 13(1) आपका डील कर रहा था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ। 1950 के बाद लेजिस्लेचर से ये एक्सपेक्ट किया गया कि हे लेजिस्लेचर, हे पार्लियामेंट, हे स्टेट असेंबली, आप कोई ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, ठीक है। अगेन अगर आप लोग बनाते हो तो जुडिशियल रिव्यू के फीचर के तहत जुडिशरी विल हैव पावर कि उसको रिव्यू करेगी, और अगर आप लॉ जो बनाते हो फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉयलेट करता है तो जुडिशरी कैन स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्राइक इट डाउन करेगी, या थोड़ा सा लॉज का वो प्रोविजन, सिर्फ फंडामेंटल लॉज का सिर्फ एक क्लाउज, एक सब क्लाउज सिर्फ स्ट्राइक डाउन करेगी। ये सब चीजें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स डिसाइड करेगा, ठीक है। उस डॉक्ट्रिन को अभी इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, अभी बस एक कंक्लूजन बता देता हूं कि आज के टाइम में जुडिशरी क्या अप्रोच लेती है। पूरा का पूरा लॉ, कोई लॉ अगर सपोज एलिगेशन लगाया जाता है कि लेजिस्लेटिव राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो पूरा का पूरा लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाता है। रादर देन स्ट्राइकिंग डाउन पूरा का पूरा लॉ, जुडिशरी अप्रोच लेती है कि सिर्फ उस क्लाउज का, बिकॉज एक लॉ में 50 क्लाउज हो सकते हैं, 10 क्लाउज हो सकते हैं, सो ओनली दैट क्लाउज विल बी टर्मिनेटेड, उसके ऑपरेशन को आप नलीफाई करोगे रादर देन पूरा का पूरा लॉ। सो दिस इज द अप्रोच, एंड इसको डिटेल में, ये एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का बात के अंदर की बात है, ठीक है। इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में ये लोग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 13(1) हो गया, 13(2) हो गया। अब 13(3) की बात करते हैं। 13(3) जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये डील करता है कि व्हाट इज द लॉ, लॉ क्या होगा। अब सवाल अगेन ये उठता है कि ये जानने की जरूरत क्या है, व्हाट इज दिस लॉ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 13(1) में और 13(2) में हमने क्या बोला, 13(1) और 13(2) में बोला कि एनी लॉ that is violative of fundamental right will be declared null and void, any law।
अब इसलिए हमें जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि लॉ क्या है, जुडिशरी कैसे डिसाइड करेगी कि वेदर दिस एलिमेंट दिस, क्योंकि लॉ ही वायलेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, तभी उस लॉ को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर। लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता कि लॉ क्या है, कैसे आप जजमेंट पे कैसे बैठोगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लॉ क्या है। ठीक है, सो 13(3) इज एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन कि व्हाट इज दिस लॉ। नाउ अभी तक ट्रेडिशनल नोशन हमारा क्या रहा है लॉ के बारे में? हमारे ट्रेडिशनल नोशंस ये रहे हैं कि लॉ इज समथिंग दैट इज पास्ड बाय असेंबली एट द स्टेट लेवल एंड लॉ इज समथिंग दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, राइट? दैट इज लॉ। ठीक है, एक्ट्स जो है वो कैसे पार्लियामेंट या तो पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है असेंबली वो पास करेगी। दैट हैज बीन द ट्रेडिशनल नोशन, बट यू विल हैव टू चेंज योर नोशन। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से किन किन चीज़ों को लॉ, मेरे को एक अलग एक्सट्रीम पे जाने दो। आप पार्लियामेंट को भूल जाओ, आप स्टेट लेजिस्लेचर को भूल जाओ, मैं एक अनदर एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, हालांकि उन चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जब इन लाइंस को मैं पढ़ूंगा, इस कंटेंट को पढ़ूंगा तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी हो सकता है सोसाइटल प्रैक्टिस हो जो कि इम्प्लीमेंट, कोई खाप पंचायत है या कोई एक गांव है जिसमें एक प्रैक्टिस प्रिवेल, सपोज ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग है, तो उस सोसाइटी या फिर उस पंचायत में अगर ये पार है कि उस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करवा पा रहा है, देन इवन दैट प्रैक्टिस, इवन दैट कस्टम विल बी कॉल्ड लॉ। और उस लॉ के अगेंस्ट, उस कस्टम के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो कोई भी मेंबर, उस सोसाइटी का मेंबर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि हे सुप्रीम कोर्ट, यू सिट ऑन द जजमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस, यू सिट ऑन द जजमेंट ऑफ दिस कस्टम, बिकॉज ये वाला जो कस्टम है, ठीक है, पार्लियामेंट ने उस कस्टम को पास नहीं किया, ठीक है, उस प्रैक्टिस को स्टेट लेजिस्लेचर ने अप्रूव नहीं किया हुआ, बट ये कस्टम 60 साल से चली आ रही है, 70 साल से, और जो आपने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन करके हमको दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 14 का ये वायलेशन, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल का जिसका वायलेशन वो राइट, वो प्रैक्टिस कर रही है, उसको साइट करके वो बोल सकता है कि ये सोसाइटल प्रैक्टिस को आप खत्म करवाओ। ठीक है, सो आई होप कुछ हद तक आपका जो लॉ का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज दिस लॉ थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी डिटेलिंग है, उस डिटेलिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो जनरल नोशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जनरल नोशन क्या है कि लॉज आर समथिंग दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, बट लेट मी टेल यू कि लॉ एक्चुअली क्या है। 13(3) के अकॉर्डिंग लॉ है एनी ऑर्डिनेंस, एनी रेगुलेशन, एनी नोटिफिकेशन, एनी बाई लॉज एंड इवन द कस्टम और द प्रैक्टिसेस which has force of being obliged will be considered law. ठीक है, all legislation passed by the parliament, assemblies, ordinances by president or the governor, any bylaw, any subordinate or delegated legislation by executive, even order passed by the collector or the DM at the district level, ठीक है, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ और हैविंग फोर्स ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको एनफोर्स करके जिसका पालन करवाया जा सकता है, वो सभी चीज़ें, वो सभी रेगुलेशन, वो सभी लॉज, वो सभी बाई लॉज, वो सभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर इन चीज़ों के अगर आप मीनिंग व्हाट इज दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आगे आने, जब पॉलिटी आप कवर करोगे, अगेन ये आर्टिकल 13 थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो मैं डिक्शनरी में नहीं जा रहा हूँ, वोकैबुलरी में नहीं जा रहा हूँ, बट आप लोग सर्च करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन। रेगुलेशन इज समथिंग जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा, डीएम भी पास कर सकता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कलेक्टर भी पास करता है, ठीक है, एंड एट द एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम वो लॉ हो सकता है। ठीक है, लॉ आर्टिकल 13 के डेफिनेशन में वो लॉ आएगा, बट लॉ और रेगुलेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। लॉ क्या है, आपके लेजिस्लेचर्स पास करते हैं, पार्लियामेंट पास करता है, स्टेट असेंबली पास करती है, और रेगुलेशन जो है एग्जीक्यूटिव एक्चुअली पास करता है, बट दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, और यही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह क्या है, बाईलॉज क्या है, इसका थोड़ा सा आप गूगल करना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग। ठीक है, इवन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस व्हिच हैज वाइड एक्सेप्टेंस such as orders from informal community और informal meeting will be, खाप पंचायत जजमेंट पे बैठती है। ठीक है, बहुत सारे अगर कुछ कपल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कपल अपनी मर्जी से, कंसेंटिंग कपल्स थे, ठीक है, 21 ईयर 22 ईयर ओल्ड, ठीक है, अपनी मर्जी से शादी की, सिटी चेंज किया, देन उनको वापस लाया जाता है, उनको सेपरेट करवाया जाता है अपनी अपनी फैमिलीज को, या फिर पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, और उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, पूरे गाँव के लोग बैठ के उसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। राइट टू चॉइस, राइट टू मैरिज जो है, कंसेंटिंग अडल्ट थे अगर 21 या 22 ईयर्स के, अगर दोनों ने कंसेंट से मैरिज किया है, ठीक है, तो लॉ अलाउ करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है। दैट इज, अगर आप उसको सेपरेट कर रहे हो, जबरदस्ती सेपरेट कर रहे हो कस्टम्स को फॉलो करके, तो दैट कस्टम विल आल्सो बी कॉल्ड लॉ। और उसके अगेंस्ट ये दोनों अडल्ट जो हैं वो वहाँ जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं और बोल सकते हैं, हे कोर्ट्स, वी आर द कंसेंटिंग अडल्ट, वी आर द अडल्ट, ठीक है, हमने अपने मैरिज से अपने कंसेंट से शादी की है, अपने राइट टू चॉइस से शादी की है, आप इसको इंप्लीमेंट करवाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू कम टू द रेस्क्यू, सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू सेंड टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और बोलना पड़ेगा कि भाई ये कस्टम जो है ये वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट्स का। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज लॉ, और वही चीजें हमने इन स्लाइड्स पे पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 13(3) जो कि डिफाइन कर रहा था लॉ। Now we are moving to the next sub clause, that is article 13(4). 13(1), 13(2), 13(3) हम लोगों ने पढ़ लिया है। Now we are discussing article 13(4). तो आर्टिकल 13(4) और द सब क्लाउज 4 ऑफ आर्टिकल 13 ये क्या डिस्कस करता है, तो एक सवाल उठा, आर्टिकल 13(4) जो है एक्चुअली पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13(4) ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाई सम अमेंडमेंट, दैट इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? एक सवाल खड़ा हुआ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आगे, या फिर सोसाइटीज़ ने अलग अलग लिटिगेशन के थ्रू ये सवाल खड़ा किया गया कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, पार्लियामेंट कुछ भी चीज़ों को अमेंड कर देती है, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो इवन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ओरिजिनल आर्टिकल्स में अमेंडमेंट अगर किया जा रहा है, तो वो अमेंडमेंट जो है वो लॉ माना जाएगा या नहीं? क्योंकि जब तक कोई चीज लॉ नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका, जब तक कोई भी चीज लॉ नहीं है, अगर वो चीज फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है और अगर वो लॉ नहीं है तो उसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो उसको लॉ माना जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। प्लीज अंडरस्टैंड इसको। आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके इस स्टेटमेंट को फिर से सुनना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि भाई ये पता करना सुप्रीम कोर्ट के लिए। अलग अलग सोसाइटीज ग्रुप ने मतलब केस फाइल किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप बताओ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये पार्लियामेंट कर रही है उसको हम लोग लॉ माने या नहीं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाता, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती तो उस वायलेशन को सही माना जाता। मतलब वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है जजमेंट पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी उन्हीं चीज़ों के जजमेंट पे बैठ सकती है जिसे लॉ माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13(3) में यही बोला गया, या आर्टिकल 13 में यही बोला गया है। 13(2) में क्या बोला गया अल्टीमेटली? 13(2) में यही बोला गया ना कि भाई कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो जुडिशरी उसके जजमेंट, अगर कोई चीज़ लॉ है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जुडिशरी वो जजमेंट पे कैसे बैठेगी? तो ये बहुत जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा रहा है तो उसको लॉ माना जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके 3 जजमेंट्स हैं। जजमेंट्स क्या है? 1951 में जब पहला अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी या फिर लैंड सीलिंग लॉज वगैरह लाए गए, तो उसमें ये पूछा गया और शंकरी प्रसाद ने 1951 में बोला कि लॉ इन आर्टिकल 13 मीन्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो दैट विल वी नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लॉ नहीं माना गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग लॉ नहीं मानेंगे। मीन्स अगर उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है जजमेंट पे नहीं बैठेगी। बहुत बड़ी बात थी। फिर इवोल्यूशन होता है गोलकनाथ केस में 1967 में, और गोलकनाथ केस 1961 में बोला जाता है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368
will be considered as law. So this was a positive development. Positive development कैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर लॉ आप मानने लगते हो तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जुडिशरी विल सिट ऑन द जजमेंट एंड इफ जुडिशरी सिट्स ऑन द जजमेंट उसको नल एंड वॉइड करने का राइट जुडिशरी के पास होगा। फाइनली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में बोला गया कि भाई 24th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 दोनों में अमेंडमेंट किए गए। आर्टिकल 13 में क्या अमेंडमेंट किया गया? आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया गया कि आर्टिकल 13 में 13(4) ऐड किया गया, ठीक है। एंड सिमिलरली आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 368 आने वाले जब अमेंडमेंट का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज 10th चैप्टर, तो वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहां क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन थ्रू आर्टिकल 368 वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ लॉ फॉर द पर्पजेज ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीटेड स्टडी में पढ़ना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग जो कि आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोला गया। 1973 में इस चीज़ को, हालांकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को 1973 में को केशवानंद भारती केस, वेरी फेमस केशवानंद भारती, और केशवानंद भारती केस आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो उसमें इस अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट के इस प्रोविजन को, पर्टिकुलर प्रोविजन को होल्ड किया जाता है कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो अभी तक यही पोजीशन चलती आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन थ्रू आर्टिकल 368 वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लॉ फॉर द पर्पजेज ऑफ आर्टिकल 13। सो आर्टिकल 13 के चारों जो क्लाउज है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसके बेसिस पे एक MCQ मैं आपको दे रहा हूँ एंड आई विल होप कि आप उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करोगे। सो विद दिस आर्टिकल 13 भी आपका खत्म हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन आर्टिकल 14, ठीक है। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।